कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कृषि दर्शन के इस अंक में। एकदम। और किसान भाई रोरे मनकर अपन दोस्त जतरू भाई हमार संगे हमार भौजी रूम की हैं, तो कार्यक्रम में रोरे मन का स्वागत है और हमारे मन के कार्यक्रम और करे चाहिए। बिल्कुल शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। एकदम एकदम। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही है जलाशय मत्स्य विकास योजना। राज्य के सभी प्रमंडलों में कल से कृषि रथ रवाना। सुकर पालन से बेहतर मुनाफे के लिए पाले T&D नस्ल के सुकर। अब समाचार विस्तार से। लातेहार जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से जिले के मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों, मत्स्य बीज उत्पादकों और मत्स्य जीवी सहयोग समितियों और उनके सक्रिय सदस्यों के लिए जलाशय मत्स्य विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जलाशयों के क्षारण में 52 लाख स्पॉन संचयन, नदियों के क्षारण में 150 लाख स्पॉन संचयन, मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के बीच 12 नाव और 24 जाल अनुदान पर देने का लक्ष्य रखा गया है। बीते दिनों राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला में उपस्थित कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि 28 मई से राज्य के सभी प्रमंडलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि विकास योजनाओं की जानकारी देने के लिए कृषि रथ रवाना किया जाएगा और किसानों के बीच सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाएगा। आने वाले समय में आप देखिए कृषि रथ जो यहाँ पे हम लोग 28 तारीख को निकाल रहे हैं, पूरे राज्य में वो कृषि रथ भ्रमण करेगी। उसमें सभी अधिकारी लगेंगे और हमारे किसानों के बीच में अधिकारी जाएंगे। किसानों का जमीन का सॉइल टेस्ट होगा, हेल्थ कार्ड उन्हें वितरित किया जाएगा। किसानों को ये जानकारी दी जाएगी किस समय में किस जमीन पर किस तरह खेती करना है, तिलहन की खेती हो, मक्का की खेती हो, अन्य तरह की वैकल्पिक खेती जहाँ कम पानी होती है, तो कम पानी वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक खेती किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हमारे विशेषज्ञ अधिकारी वैज्ञानिक उन्हें जानकारी देंगे और आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से किसान को लाभ मिलेगा। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में सब्जी फसल टमाटर की खेती करना चाहते हैं, वो बीज बोने के लिए मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक बुआई का काम संपन्न कर दें। बीज लगाने और पौधा तैयार होने के बीच मिट्टी को आवश्यक तापमान और नमी दोनों की जरूरत होती है। चूँकि झारखंड में 10 से 15 जून के बीच बारिश शुरू होने की खबर है, इन बिंदुओं के मद्देनजर बरसात में टमाटर की खेती करने के इच्छुक किसान वर्तमान समय से लेकर जून के पहले सप्ताह तक बीज बोने का काम पूरा कर लें। किसान भाइयों, जो आप बरसात में टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो टमाटर के लिए जो है सबसे उपयुक्त समय है मई के अंतिम सप्ताह से लेकर के जून के प्रथम सप्ताह तक जो है आप अगर टमाटर के बीज बुआई करते हैं तो उस तरह का टमाटर का जो फल जो है आपको बरसात के दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। तो मई अंतिम से जून प्रथम सप्ताह के बीच में जो है टमाटर के बीज बुआई कर देना। अपने राज्य के ग्रामीण कम पूंजी में सुकर पालन से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत नस्ल वाले सुकर पालन करें। उन्नत नस्ल वाले सुकरों के संबंध में आइए जानते हैं सुकर विशेषज्ञ की सलाह। सुकरों की नस्ल के लिए अभी जो भी किसान भाई अभी खास करके झारखंड में देखा जाता है देसी और T&D नस्ल ही मिलते हैं। तो जो भी सुकर पालक जो देसी नस्ल पाल रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो T&D नस्ल का पालन करें। सुकरों में सुकर पालन के लिए T&D नस्ल झारखंड के लिए सबसे अच्छा नस्ल है। इसमें बढ़ने की क्षमता, बच्चा देने की क्षमता, बीमारी प्रतिरोधक क्षमता देसी की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है और ये काफ़ी लाभदायक है। अगर जो भी किसान भाई देसी सुकर पालन कर रहे हैं उसको अगर हटा करके अगर वो T&D सुकर पालन शुरू करें तो उसमें उसकी आमदनी 4 से 5 गुना आराम से बढ़ सकती है। किसान भाई वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2450 रुपये से 2800 रुपये, चावल उत्तम 3800 रुपये से 5000 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 2000 रुपये, चना 3200 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 7000 रुपये से 8000 रुपये, दाल मसूर 6800 रुपये से 7500 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4600 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 10000 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3400 रुपये, आलू 600 रुपये से लेकर 1100 रुपये और प्याज 1500 रुपये से लेकर 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको दिलाई ढेर सारी जानकारी। और वो जानकारी क्या क्या थी? अरे भाई, नवा तकनीक की हमरे मन देख ली, मौसम कर जानकारी ले ली, संगे बाजार भाव की भी देख ली हमरे मन। और भी बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन कब? विराम करवा दे। जी हाँ। आऊ तो किसान भाई हमरे मन विराम लेवत थी, लेकिन कहूँ जाब में हमरे मन कार्यक्रम में बढ़िया जानकारी मन खातिर लेके आए। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बारी आती है आपको जानकारी देने की। भाजी एक बात मुझसे पूछा थी। हाँ? झारखंड में एक का नाम तो सुनने में आया है, स्वीट कॉर्न टाइप का। तुकर भी खेती हुआ लगा? अरे भाई हाँ, बहुत अच्छे पैमाने पे होती है। अरे वाह, देखो तो वह तो हम नाम के सुन ली किसान भाई, तो हम सोचली कि काल नहीं कि रोरे मन के भी कर बारे में जानकारी दिवाल जाए और हम जानकारी ले लो। बिल्कुल। और जो हमें जो पूरी जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ बीके झा जी, तो चलिए उनसे मिलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है स्वीट कॉर्न की व्यावसायिक खेती के बारे में। सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये स्वीट कॉर्न होता क्या है। किसान भाइयों, जैसी चर्चा हो रही है स्वीट कॉर्न एक मक्के की प्रजाति की ही एक है। जैसे कि आप मक्का की खेती करते हैं वैसी स्वीट कॉर्न है, ये भी एक मक्का की प्रजाति का ही है। और ऐसे ही बेबी कॉर्न भी आता है, जो कि उसकी उपयोगिता के अनुसार जो है इसके अलग वर्गीकरण किए जाते हैं। मक्का जिसे हम सब अपने मकई जिसे अनाजीय फसल में लेते हैं, स्वीट कॉर्न जो है इसकी एक नई किस्में आई हैं जो कि हमारे बाजार भाव में अच्छी कीमत पे बिकती हैं, जिसको कि हम बॉईल करके या इसके विभिन्न उत्पाद भी बनते हैं। और बेबी कॉर्न जैसे उसकी हम सब सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो स्वीट कॉर्न है वो आज के समय के लिए बहुत फ़ायदेमंद खेती मानी जा रही है। अगर आप बता रहे हैं कि स्वीट कॉर्न एक फ़ायदेमंद खेती है तो इसे किसान भाई को ज़रूरी अपनाना चाहिए। तो जैसा कि अगर हम अभी झारखंड के परिवेश में देखें तो किसान भाई कितना संभव है यहाँ के क्षेत्र में स्वीट कॉर्न की खेती के लिए? किसान भाइयों, खास करके हम झारखंड परिवेश की बात करें और स्वीट कॉर्न फसल की बात करें तो झारखंड परिवेश के लिए यह जो हमारी स्वीट कॉर्न की खेती है ये बहुत ही लाभप्रद है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्वीट कॉर्न जो है ये कम अवधि की फसल होती है।
मतलब खास करके जैसे आप खरीफ में कर रहे हैं तो 70-75 दिन की फसलें होती हैं, और जैसे आप अगर रबी में कर रहे हैं तो 80 से 85 दिन, मतलब एक तो यह इसकी कम अवधि होती है। और दूसरे इसके फ़ायदे क्या हैं कि यह जो हमारी जो मिट्टी, खास करके झारखंड की मिट्टी जो थोड़ी एसिडिक है, तो इसकी जो खेती सफलतापूर्वक खेती जो है मतलब 5.5 पीएच से 7 पीएच, मतलब यह जो है वो आपका एक तरह से एसिड टॉलरेंट है। तो इस तरह से झारखंड प्रदेश में और इसकी खेती से, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब हमारी स्वीट कॉर्न तैयार हो जाती है तो हमें इसके हरे चारा भी, जो पौधे भी होते हैं वो हरे रह जाते हैं, जो मक्का की हमारी ये मतलब मक्के की तरह की जो स्वीट कॉर्न होती है। तो किसान भाइयों, आपको चारा भी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं और साथ में स्वीट कॉर्न की भी खेती से आपको अच्छे फायदे मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कम अवधि होने के कारण आप इसको विभिन्न फसल चक्र में आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अंतरशस्य क्रियाएं भी, फसलें भी हैं, आप इस स्वीट कॉर्न को एज दे सकते हैं। तो इस तरह से झारखंड प्रदेश में स्वीट कॉर्न की खेती जो है, यहाँ की मिट्टी, जलवायु और जिस तरह की इसको मतलब जिस तरह क्लाइमेट इसको चाहिए, उस हिसाब से हमारे रांची प्रदेश में, खास करके रांची में, ये हमारी अच्छी इसकी पैदावार हो रही है और किसान जो कर रहे हैं उससे काफ़ी लाभ भी कमा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर। किसान भाइयों, देखा कि सबसे बड़ी बात तो कि कम अवधि है और उसके बाद आप इसे हरे चारे में भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद सर, जब हमारे किसान भाई इसके बारे में सोचेंगे कि इसी खेती को हमें करना चाहिए, तो वो शुरुआत किस तरह से करें, वो अपने खेतों की तैयारी या खेतों का चुनाव किस तरह से करेंगे हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, खास करके जो इसकी भूमि की तैयारी होती है, तो खास करके जैसे मैंने कहा, रबी में इसको खरीफ में भी कर सकते हैं, इसको रबी में भी कर सकते हैं, इवन गर्मा फसल में भी हम लोग के अनुसंधान केंद्र ने किया है कि इसको एक तरह से तीनों मौसम में भी करके देखा है। तो खास करके इसकी जो है जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके हम खरीफ की बात करें, और इसमें निश्चित तौर पे आपकी जो है वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। करीब पूरे फसल की अवधि में 4 से 5 सिंचाई आपको देना आवश्यक हो जाता है। और साथ में मिट्टी की तैयारी जो है वो आप जैसे आम फसलों की तैयारी करते हैं वैसी इसकी आप तैयारी करें। और ख़ास करके जब हम इसको रबी में खरीफ में करते हैं तो इसमें आप रीज एंड फरो बना करके और रीजनों पे इसकी लगाएं ताकि जल निकासी भी हो जाए और इसकी मतलब पैदावार जो है अच्छी होती है। और ख़ास करके जो आप इसकी जब मतलब स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे होते हैं तो आप इसमें निश्चित रखें कि इसमें जल जमाव ना हो, इसका ख्याल रखना होता है, खास करके खरीफ के मौसम में। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया सर कि तीनों मौसम में हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को इस बारे में सोचना नहीं है कि समय का उपयुक्त समय कब है, आप सभी मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। और सर, जब खेती की बात आती है तो खाद का भी ज़रूरत पड़ता है हमारे खेतों में और जो पौधे लगाए हैं उसके लिए। तो स्वीट कॉर्न की जब हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं तो कितना खाद या किस तरह की खाद, कितनी मात्रा में, ये सब हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। किसान भाइयों, जैसे आप स्वीट कॉर्न खेती जब आपकी अंतिम जुताई आप कर लेते हैं तो उसके पहले आप जो है कम से कम 8 से 10 टन आप जो हमारे फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खरीद खाद है उसको आप मिलाएं बढ़िया से। और साथ में जो खासकर इसमें रासायनिक खादों की भी आवश्यकता पड़ती है, इसमें जैसे 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस, पोटाश, ये आपको इसमें रासायनिक खादों का मिश्रण करना पड़ता है। और इसमें खास करके जब आप इसे कर रहे होते हैं तो इसके 30 से 40 किलो का आप जो है ये खेत की तैयारी से पूर्व इसमें आपकी मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। और फसल जो बुआई करते हैं हम, तो फसल बुआई में इसकी जो हमारी बीज होती है वो करीब आपका 10 से 11 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो उसमें आप क्या है कि जब आप इसकी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें आप 30 से 40 किलो मिला दें। और जब हमारी फसलें जब करीब 20 से 25 दिन की हो जाती हैं तो रिमेनिंग जो आपका 30 से 40 किलो है वो डालें। और जब हमारी पौधे की जब फ्लावरिंग स्टेज में फूलें आने लगती है इसमें, तो उसमें आप फिर जो है आप 25 से 30 किलो आप नाइट्रोजन जो है इसके बेस में अप्लाई करते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर पौधों की कतार के बगल में और 6 से 7 सेंटीमीटर नीचे, ताकि इस तरह से सही उर्वरक प्रबंधन से आपको जो है अच्छी फसल प्राप्त होगी। खाद और उर्वरक के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो और जब हमारे किसान भाई इसको लगाना चाहेंगे तो इसके लिए बीज की ज़रूरत पड़ती है या किस तरह इसे हमारे किसान भाई लगाएंगे, लगाने की विधि क्या होगी? किसान भाइयों, खास करके जैसे इसमें जो हमारे झारखंड प्रदेश में जो हमारी उन्नत किस्में हैं जो ये स्वीट कॉर्न की आती हैं, जैसे कि हाइब्रिक्स 51 है या फिर आपकी जो है ब्राइट जीन है या माधुरी भी आती है, प्रिया भी आती है, अल्मोरा स्वीट कॉर्न भी आती है, इन सब विभिन्न संस्कृत किस्में हैं जो आप झारखंड में कर सकते हैं। तो इसकी जो होती है, जैसे मैंने बताया कि इसमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और यह बहुत मायने रखता है कि जब आप खेत की तैयारी कर लेते हैं तो इसको जरूर कतार विधि से बोएं। और कतार विधि में आप पौधे से पौधे जो हैं आप जैसे कि ये 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें और कतार से कतार जो है वो आप 60 से 80 सेंटीमीटर की दूरी रखें। यह निर्भर करता है आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पे भी, जो कि प्रति हेक्टेयर पौधे की भी संख्या डिसाइड होती है। तो अमूमतः जो है आप इसमें मतलब 66,000 से लेकर के आप 80,000 तक के पौधे प्रति हेक्टेयर डालें।
और इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें कतार सोइंग करने से क्या होती है कि आपको इसमें जो फसल की उपज मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। प्रति पौधे अगर आपकी खास करके रबी में अगर आपकी अच्छी फसल है तो दो कॉब प्रति पौधे मिलेंगे आपको, अन्यथा 1.25 1.5 भी मिलता है। तो इस तरह से आपको जो कतार से कतार पौधे से पौधे की जो दूरी जो है वो आप निश्चित मेंटेन करें। और खास करके किसान भाई जो आप बीज बोते हैं तो बीज बोने में इसकी ख्याल रखें कि जो इसकी बीज है 2 से 2.5-3 सेंटीमीटर जो है ये ज़मीन के नीचे रखें, उससे ज़्यादा गहरी ना करें, अन्यथा इससे अंकुरण में विलम्ब होती है। और प्रति हिल जो आप लगाते हैं तो उसमें 2 बीज को अवश्य डालें। और 15 से 20 दिन के बाद जब हमारी फसल उग आती है तो उसमें जो है आप उसमें उसको थिनिंग करें और प्रति हिल जो है एक ही पौधे को रखें, ताकि उसमें आपकी पोषक तत्व का कोई उसमें आपस में कंपटीशन ना हो, ताकि पौधे की विकास आपकी अच्छी हो। तो किसान भाई आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप निश्चित तौर पर झारखंड में स्वीट कॉर्न की व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। ये तो कम अवधि की फसल है ही, साथ साथ आपको हरा चारा भी मिल जाता है और इसकी बाजार व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। तो हमें आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और लाभ कमाएं। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और बहुत सुंदर जानकारी हो गया डॉक्टर बी.के. झा हमारे मन के जैसन बताले नहीं कि भाई झारखंड परिवेश में स्वीट कॉर्न कर वैज्ञानिक पद्धति से बहुत बढ़िया खेती हो सकेला भौजी। तो भाई हमारे मन काल नहीं फटाफट इकर बारे में विचार करूँ और इकर खेती करूँ और इकर से फायदा भी हमारे मन को फायदे के साथ साथ अब बारी आती है दूसरी वाली जानकारी की। लेकिन भौजी आपको भी याद है भाई हमारे मन के ये संदेश है कि देखना बहुत जरूरी है। इकर बादे हमारे मन बढ़िया वाला और एक ठो जानकारी करब। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलिए, संदेश तो हमने देख लिया, अब बारी आती है दूसरी वाली जानकारी की। और दूसरा वाला जानकारी है दाइल खेती कर बारे में भाई, और वो भी दाइल कर सबसे राजा राहिर दाइल कर बारे में एकदम। तो किसान भाई आओ हमारे मनी कर अगैती खेती कर बारे में जानकारी लेवब और वह वैज्ञानिक तरीके से कैसे हमारे मनी कर खेती कर सकेला से कर बारे में डॉक्टर नीरज कुमार जानकारी देवत। किसान भाइयों जोहार। आज हम जानेंगे कि अरहर फसल की अगाती खेती कैसे करें और किसमें कौन कौन सी हो और उसकी खेत की तैयारी कैसे करें। डॉक्टर साहब, अरहर जो है दलहनी फसल में आती है और अभी लगाने की सही समय है, तो इसके लिए हमारे जो भी किसान भाई दलहनी फसल लगाना चाहते हैं, उसमें खासकर अरहर हो, तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे? दलहनी फसल में हम खेत का चुनाव करते हैं जो जहाँ पानी का रुकना नहीं होता है, पानी का जल जमाव जो कहते हैं उसको, वो नहीं होता है, पानी आसानी से निकल जाए। तो ऐसी जो भूमि है हमारे यहाँ वो टाढ़ है, ऊपरी ज़मीन है, तो हमको सबसे पहले ऊपरी ज़मीन का चुनाव करना चाहिए और ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि पिछले 2 साल से ज़्यादा वहाँ पे अरहर नहीं लगा हो। इससे जो बीज की शुद्धता होती है वो भी हमको बढ़िया मिलेगी और जो बीमारी है, खास करके जो उकठा रोग वगैरह की समस्या होती है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। तो ये ज़रूर कोशिश करें खेत का चुनाव करते समय कि 2-3 साल अगर अरहर लग चुका हो उस खेत में न लगा करके किसी नए खेत में लगाएं, ताकि हम उपज अच्छी ले सकें। खेत की तैयारी का प्रश्न है, किसान भाइयों को चाहिए, अभी का समय बड़ा ही उत्तम है, अभी वो खेत की गहरी जुताई करें, उसमें मिट्टी को पलट करके छोड़ दें। अभी 10 से 12 दिन बाद सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 3 से 4 क्विंटल अगर आप लाइन में डाल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हेक्टेयर अगर आप खेत में छींटना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 टन सड़ी हुई गोबर खाद आप खेत में जुताई के बाद डाल सकते हैं। और जब आप मिट्टी को पलट देते हैं तो अभी जितने भी खरपतवार हैं या जो जीवाणु छुपे होते हैं जिससे कि वो बाद में बीमारी या फिर कीड़े मकोड़े की संभावना होती है, उसका थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है, वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या खरीफ मौसम में होती है। तो ये सारी तैयारी, अगर आप दीमक की समस्या है अगर आपके खेत में, क्योंकि जहाँ भी अरहर आप लगाएंगे ऊपरी ज़मीन होगी वहाँ नमी की कमी होती है और उसमें
दीमक की समस्या होती है तो लिंडेन धूल सलाह दी जाती है कि 25 किलो प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई बुआई से ठीक पहले अगर खेत में डाल देते हैं तो उससे भी निजात मिल जाती है। जी, ये तो डॉक्टर साहब हमने बताया कि खेतों के चुनाव कैसे हाँ करेंगे। जी। तो अब अवधि के अनुसार अगर देखा जाए हाँ तो जी। किस्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। ऐसे में हमारे किसान भाई किन किन किस्मों का प्रयोग करें? कहीं ना कहीं हमारे पार्ट में चूक हो जाती है जब किसान भाई से बात होती है कि आपने कौन सा किस्म लिया है, तो वो अनभिज्ञ होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो जो परंपरागत खेती जो करते आ रहे हैं, जो किस्में उनके यहाँ उपजाई जाती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब उस किस्म में जो उपज की देने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है, खास करके अरहर में पर परागन होता है तो बीज की शुद्धता रखना मुश्किल है। तो किसान भाई को इसीलिए अरहर के जो लाख प्रयास के बाद भी उपज जो मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पाती है। बीज का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। बीज में कई अवधि की किस्में हैं, 3 अवधि कम से कम है। अगर आप जल्दी तैयार होने वाली अवधि की किस्में अगर आप कहें तो इसमें आता है पूसा उपास 120 बहुत अच्छी किस्म है जो 130 दिन 35 दिन में तैयार हो जाती है, और दूसरी किस्म पूसा 992 ये भी बहुत अच्छी किस्म है। दोनों लगभग आसपास तैयार होती है और हमारे किसान भाई इनको मड़ुआ के साथ भी लगाते हैं, मक्का के साथ भी लगाते हैं, मूंगफली के साथ भी लगाते हैं। इन दिनों हमने देखा है किसान के खेत में अदरक के साथ, हल्दी के साथ लगाते देखा है, और हल्दी में या अदरक में बहुत अच्छा उपज के साथ साथ जो अरहर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। मक्का के साथ भी जब मक्का कटता है फिर अरहर बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अंतर्वर्ती फसल की भी खेती करें, और ये तभी होगा जब आप कम अवधि की किस्में लेंगे, क्योंकि कम अवधि की किस्में या मध्यम अवधि की किस्में लेने के साथ ही जब इसके बाद रबी मौसम में जब खेत खाली हो जाता है, खरीफ की फसल कट जाती है, रबी मौसम में जब खेत खाली हो जाता है तब समस्या होती है, जब मवेशी परेशान करते हैं और तब आपका नुकसान होता है खेत का। तो इसीलिए कम अवधि की अरहर की फसल की आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को पड़ रही है। जो मध्यम अवधि की जो किस्में हैं जो करीब आपको 180 दिन 100 मतलब 150 से लेकर के 200 दिन का समय लेती हैं, वो किस्में बिरसा अरहर 1 हैं, या फिर आशा बहुत अच्छी किस्म है, उसका हमारे किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। देर से तैयार होने वाली किस्में बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 2-3 का ही नाम लेना चाहूँगा। बहार बहुत अच्छी किस्म है, या फिर NDA 1 बहुत अच्छी किस्म है। मालवीय अरहर 13 भी हमारे किसान भाई जो उधर आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पे जो हमारे किसान भाई झारखंड के हैं वो इसकी खेती करते हैं और बहुत लाभान्वित होते हैं। तो इन्हीं किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इसकी उपज क्षमता, इसका जो अपने भूमि के अनुसार, जलवायु के अनुसार जो हम लोगों ने पाया है कि ये उत्तम है। इन्हीं का हमारे किसान भाइयों को जुगाड़ करना चाहिए किस्मों का खेती से। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी किस्मों को बताया। अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो फसल ज़्यादा होगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब देखते हैं कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं तो टाण जमीन यहाँ ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ। और इसमें खरपतवार की समस्या आती बहुत है। ज़्यादा होती है। तो वैसे में हमारे किसान भाई टाण जमीन पर जो अरहर लगाएंगे और खरपतवार से निजात उनको कैसे मिलेगी? मेरी सलाह ये होगी कि अभी आप ग्रीष्मकालीन जुताई करें, जो अभी हमने कहा कि मिट्टी पलट के छोड़ दें, ये जरूर करें। जो हमारे किसान भाई इसमें चूक जाते हैं, इसकी वजह से खरपतवार बहुत ज़्यादा आता है। बावजूद इसके खरपतवार आ रहा है तो आप खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग करें। बुआई के ठीक बाद में आप बुआई के ठीक बाद में पेंडीमेथिलीन एक दवा है, रासायनिक दवा है, इसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर दवा का इस्तेमाल करके छिड़काव करें। बुआई के ठीक दूसरे दिन, तीसरे दिन, बुआई के 4-5 दिन बाद इसका छिड़काव नहीं करें। और मैं ये सलाह दूंगा कि 20-25 दिन बाद एक और दवा है ईमाजेथाइपर एक और दवा है। इस रसायन का अरहर में बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हमारे किसान भाई अगर उस रसायन का भी इस्तेमाल करते हैं करीब 3 मिलीलीटर, 2.5 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, तो भी हमारे किसान भाई को बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है। खरपतवार से बहुत उनको निजात मिल जाएगा, एकदम से नज़र नहीं आएगा खरपतवार। तो ये समस्या उनकी 3 तरीका जो हमने बताया, इसको हमारे किसान भाई अपनाएं और निजात मिले। तो खरपतवार से अगर नियंत्रण हो जाएगा तो फसलें अच्छी होंगी और उनको मुनाफा अधिक होगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को एक और ही बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि जिस खेत में 2 साल तक लगी हुई है फसल, उसमें कभी ना लगा।
2 साल 3 साल तक वो खेती करें, उसके बाद खेत जरूर बदल लें। और हमारे किसान भाइयों एक चीज़ और डॉक्टर साहब ने बताया कि एक साथ 2 फसल ले सकते हैं, कोई भी फसल लगाइए उसके साथ अरहर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अब चलते चलते हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये तो राइजोबियम कल्चर की इसमें उपलब्धता होती है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई और उपचार क्या करेंगे और बीजोपचार जो करने की होती है वो विधि कौन सी होती है? हम लोग पहले सलाह दिया करते थे सिर्फ बीमारी से लड़ने के लिए बीजोपचार आप करें, बेविस्टीन दवा का इस्तेमाल करें। इन दिनों हम लोग ये कहते हैं कि कीड़े मकोड़े से भी लड़ने के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा से बीज का उपचार करें, और साथ ही साथ राइजोबियम कल्चर से आप इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि 20 से 25% आपकी उपज बढ़ जाती है। जो जीवाणु होते हैं इसमें, वो वातावरण से जो नाइट्रोजन होता है, अगर आप बीज का उपचार करते हैं तो जो अरहर में जो गांठें होती है नीचे, वो वातावरण से जो नाइट्रोजन है उसको हमारे मिट्टी में लाते हैं और उससे हमारे पौधों को ये चीज़ मिलती है। और इस फसल में और साथ में इसके बाद वाले जो फसल हमारे किसान लेते हैं उसमें भी नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो पाते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस बार अपने खेतों में अरहर की खेती इसी तरह से जरूर करेंगे। एकदम। और देखो भौजी, अब बोलते बतियाते और देखते दिखाते कार्यक्रम कर बेरा अब हमारे मन का सिरायक वाला है। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले हम हर बार की तरह आपको बताते हैं अपना पता, तो जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाई आशा करेला रोमन के तमाम तरह कर जे जानकारी हमरे मन देली रोमन कर से लाभ उठाब और अपन आर्थिक स्थिति के मजबूत करब। बिल्कुल, और इसी कामना के साथ आज विदाई ले ले। एकदम लगे तब जोहार।